नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि ईएमआरएस का पेपर आप सभी का बहुत अच्छा गया होगा। और खैर अगर आप किसी दूसरे पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सारे वैसे क्वेश्चन आए थे फ्रेंड जो ऑलरेडी हम टीचिंग परीक्षा अपने यूट्यूब सेशन में करवा चुका है और उसी का सोल्यूशन लेकर आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो देखिए सारे बच्चे तैयार हैं, जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ईएमआरएस का जो पेपर था वो मतलब जैसे 4 बार हुआ, चारों बार 10-10 क्वेश्चन आए थे, तो टोटल ठीक है ना 40 क्वेश्चन थे, जिसमें से कि पहले 20 प्रश्न अभी हम आपके साथ इस वीडियो में कर रहे हैं और बाकी के 20 वीडियो का जो रिकॉर्ड है ठीक है ना वो आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। तो सारे बच्चे तैयार हैं फ्रेंड्स? तो देखिएगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको जाने पहचाने मिलेंगे यहाँ पर जो हमने करवाए थे। तो जैसे पहला प्रश्न था फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि सिर्फ सॉल्यूशन ही जाना है उसका। निम्न में से विलोमार्थी शब्द युग्मों में से असंगत कौन सा है? असंगत नेगेटिव ठीक है ना, जो सबसे भिन्न होता है, क्योंकि आपको याद होगा बहुत सारे बच्चों की यूट्यूब पर यही क्वेरी थी कि मैम असंगत का मतलब क्या होता है? असंगत का मतलब होता है बाकियों से भिन्न। तो अगर बाकी 3 सही हैं तो एक गलत कौन सा है? अगर बाकी 3 गलत हैं तो सही कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए कनिष्ठ ज्येष्ठ, कनिष्ठ होता है सबसे छोटा, ज्येष्ठ होता है सबसे बड़ा, सही विलोम युग्म है। फिर निरामिष सामिष, निरामिष होता है जो मांस नहीं खाता, सामिष होता है जो मांस खाता है। ग्राह्य और त्याज्य, ग्राह्य होता है जो ग्रहण करने योग्य एक्सेप्टेड, और त्याज्य जो त्याग देने योग्य हो। तो सारे सही विलोम युग्म थे, लेकिन उत्कर्ष का निष्कर्ष नहीं आएगा। उत्कर्ष मतलब होता है प्रोग्रेस और निष्कर्ष होता है रिजल्ट, तो उत्कर्ष का अपकर्ष आना था। तो यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत था, असंगत। उसी प्रकार आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब इसमें कुछ तो बिल्कुल आसान थे, अंबर ये और अभ्र, ये 2 तो हमने किए थे, लेकिन तारापथ ये हमने थोड़ा पहले किया था, अभी रिसेंटली नहीं किया था, लेकिन तारापथ ये आपका आसमान का है। लेकिन मधुदूत, मधुदूत क्या होता है कि जो मतलब जैसे खुशखबरी फैलाई जैसे लाइक, तो वो आम का पेड़, आम के पेड़ को मधुदूत कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक जाल का संधि विच्छेद क्या? और ये फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखा गया है वही क्वेश्चन बार बार पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। आप जानते हैं वो जो जठराग्नि वाला क्वेश्चन था, जठराग्नि बड़वाग्नि, अभी रिसेंटली हमने आपको कितने सारे उसके क्वेश्चंस करवाए थे। वही क्वेश्चन आपका बीएसएससी में आया हुआ है, वही क्वेश्चन आपका केवीएस में आया हुआ है, वही क्वेश्चन आपका ईएमआरएस में भी आया है। तो वही क्वेश्चन ये सारे आपको भी पेपर में आ सकते हैं। तो देखिए वाक जाल का संधि विच्छेद था, ये संधि व्यंजन संधि थी, वाक प्लस जाल, और वो भी क के नीचे हलंत। देखिए जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताती हूँ कि अगर व्यंजन संधि है तो वहां पे क पूरा नहीं आएगा, क के नीचे हलंत आएगा, यानी बोलने के द्वारा बिछाया गया जाल, शब्दों का जाल। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आना था। और विरोचित, विरोचित क्या होता है? वीर प्लस उचित, जो वीरों के लिए उचित हो, वीर प्लस उचित, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। उसी प्रकार आगे देखिए, जो व्याकरण को जानता हो, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि जो व्यक्ति व्याकरण को जानता हो, व्याकरण का ज्ञाता, उसे व्याकरण कहते हैं। और वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये क्वेश्चन फ्रेंड वधूत्सव, जितनी बार मैंने संधि करवाई है उतनी बार मैंने आपको ये शब्द बताया है कि वधूत्सव, इसमें 2 शब्द कौन से होते हैं कॉमन अगर हम ले, वधु और उत्सव, वधु और उत्सव। और अगर पहला शब्द भी ऊ पे खत्म है, दूसरा शब्द भी ऊ पे प्रारंभ है, तो सजातीय वर्णों का मेल दीर्घ संधि में आता है, तो बड़े ऊ की मात्रा आएगी। तो देखिए वधूत्सव कहां पर है? ये रहा फोर्थ ऑप्शन आपका वधूत्सव, और उसमें आधा तो आता है उत्सव में, तो पहला वाला गलत था। तो ये फ्रेंड्स कुछ कुछ ट्रिक्स होती हैं जहां से आप सही उत्तर पहचान सकते हैं। उसके बाद जल्दी से देखिए अगला, अनुलोम का विलोम शब्द क्या है? अब जैसे ही आप अनुलोम देखते हैं ना, अनुलोम का आता है आपका अनुलोम विलोम, सबसे पहले आपका विलोम शब्द विलोम ही आएगा, अनुलोम विलोम। अनुलोम का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर आना, उतराव, और यहां पर फिर नीचे से ऊपर की ओर जाना। तो अब यहां पर देखिए विलोम तो है नहीं, तो अनुलोम का प्रतिलोम आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आता है विद्यासागर, विद्यासागर का समास विग्रह, कि केवल नाम जानने से नहीं है कि कौन सा समास है, उसका विग्रह भी आपको पता होना चाहिए इतनी बारीकी से। तो अब विद्या और सागर नहीं, विद्या का सागर, कि ज्ञान का सागर है ये, तो विद्या का सागर, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आना था। फिर देखिए आपका बैल ना कूदे कूदे तंगी, इस कहावत का अर्थ, अब ये थोड़ी नई कहावत है, बैल ना कूदे कूदे तंगी, तो इसका मतलब है जो तांगे को चला रहा है। तो ये क्या है कि स्वामी के बल पर सेवक का साहस, कि अगर मेरा मालिक बड़ा है तो सेवक को भी थोड़ी हिम्मत आती कि अरे तुम्हें पता मैं किसका बंदा हूँ आपने मूवीज में सुना होगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट था। और बयार, बहुत ही सिंपल, बयार हवा का पर्यायवाची, हवा, वायु, समीर, बयार, तो सी पवन, सी ऑप्शन था इसका। उसके बाद जिसका कोई आकार नहीं,
ठीक है ना। ये 11वां प्रश्न फटाफट देखिए, जिसका कोई आकार नहीं, ये हमने समास में भी किया है, उपसर्ग में भी किया है। निराकार, निर उपसर्ग है, व्यंजन विसर्ग संधि है, तो निराकार। अब जैसे निराहार, बिना किसी आहार के भोजन किए, फिर निष्काम, बिना किसी काम के, निर्जन, बिना किसी व्यक्ति के, जो जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं होता, निर्जन, तो निरुपसर्ग होता है बिना किसी चीज़ के। फिर उसके माता पिता को अपने बच्चों से डैश नहीं थी कि वे उनकी डैश करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन भी आपको आता है, एक बार आप सॉल्व करेंगे इसका उत्तर। उसके माता पिता को अपने बच्चों से डैश नहीं थी कि वे उनकी डैश करेंगे। स्वीकृति और अस्वीकृत, उपेक्षा अपेक्षा, अनुभूति उपेक्षा या अपेक्षा उपेक्षा, तो ये मिलते जुलते शब्द थे फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर आना था फोर्थ, कि उसके माता पिता को अपने बच्चों से ये अपेक्षा यानी कि उम्मीद नहीं थी कि वे उनकी उपेक्षा करेंगे। उपेक्षा यानी कि इग्नोर, उन्हें इग्नोर करेंगे, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट था। आगे, मेघ का पर्यायवाची, मेघ विपिन, विटप, वारी या वारिद। देखिए वारी कितनी बार मैंने आपको ये समझाया था, विषय वारी, जलमीन, तो वारी मतलब होता है जल, विटप मतलब होता है पेड़, विपिन मतलब होता है जंगल, लेकिन मेघ का पर्यायवाची आएगा वारिद। याद है मैंने वो पर्यायवाची में आपको बताया था, जलद, वारिद, नीरद, ठीक है ना, जहां पीछे द आए कि जल को देने वाला। तो देखिए वारिद, जलद, अम्बुद, नीरद, जितने भी पानी के पर्यायवाची हैं, जल, नीर, अंबु, वारी, ये सारे इनके पीछे जब द आ जाता है तो वो बादल का पर्यायवाची। अगर यहाँ पे द की जगह ज होता, वारिज, अंबुज, जलज, नीरज, वो सारे कमल के पर्यायवाची हो जाते। और अगर यहाँ पे द की जगह धी होता, वारिधी, अंबुधी, जलधी, नीरधी, वो आपके समुद्र के पर्यायवाची हो जाते। ये छोटी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। और फिर अकल का दुश्मन के लिए सटीक मुहावरा, कि तुम तो अकल के दुश्मन हो, ये भी मैंने कितना करवाया था। अकल का दुश्मन यानी कि मूर्ख व्यक्ति, और अकल का पुतला यानी कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति। फिर देखिए पर्यावरण का संधि विच्छेद, ये भी हमने किया था यण संधि में। पर्यावरण यानी अपने आसपास का वातावरण, तो परि जो आपके आसपास को कवर करता है, जैसे सर्कमफ्रेंस टाइप परि, तो परि प्लस आवरण, सी ऑप्शन यण संधि वाला था। फिर मेरी माताजी को टहलने की आदत है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना घुमा फिरा के आया था कि मेरी माताजी को टहलने की आदत है। उपयुक्त वाक्य का अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा है, कि इसी वाक्य को दूसरे रूप में लिखिए। एक बार आप चेक कीजिए कि मेरी माताजी टहलने की आदी हैं, मेरी माताजी टहलना पसंद करती हैं, मेरी माताजी को टहलने का शौक है, और मेरी माताजी घूमने की बहुत शौकीन है। अब यहाँ पे जो सही उत्तर आना था वो था कि अगर आपको किसी चीज़ की आदत है तो आप किसी चीज़ के आदी हैं, हैबिचुअल, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए थे। फिर देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, अभिव्यक्ति, सिंपल सी बात, सेकंड ऑप्शन। अभि उपसर्ग होता है, ये मैंने बताया था कि जो उपसर्ग होता है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, अभि उपसर्ग होता है। अभि और व्यक्ति की वर्तनी तो सबको पता होती है। फिर था प्रभावशाली वक्तव्य देने के लिए अनुभव और समय की आवश्यकता होती है। उपयुक्त वाक्य के लिए सही विराम चिन्ह, अर्ध विराम, अल्प विराम, ये हमने कितनी बार किया है। तो देखिए अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि प्रभावशाली वक्तव्य देने के लिए अनुभव, ज्ञान और समय की समझ की आवश्यकता होती है। ये एक साधारण वाक्य है, ठीक है ना। तो साधारण वाक्य के बाद प्रश्नवाचक तो नहीं आएगा, इसे सबसे पहले हटाइए। फिर उसके बाद एक्सक्लामेटरी साइन, एक्सक्लामेटरी साइन तो इमोशंस पे आता है कि अरे वाह, तो जब ये है ही नहीं तो इसे भी काटिए, मतलब जल्दी आंसर और सही आंसर कैसे देना है। फिर आपका ये देखिए क्वेश्चन मार्क, तो मतलब बचा क्या, सिर्फ थर्ड यही बचा। तो यहाँ पे क्या था कि कॉमा, कि प्रभावशाली वक्तव्य देने के लिए अनुभव और ज्ञान और समझ की आवश्यकता होती है, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे कॉमा जब वाक्य बीच में रुका और उसके बाद फुल स्टॉप, तो ये था आपका सही उत्तर, सी ऑप्शन। और उसके बाद चित्त चढ़ी मेरे मधुरी मूर्ति उर्बिच आन पड़ी अड़ी, ये अब थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जिनको मतलब कि काव्य में थोड़ी समस्या आती है, छंद रस अलंकार ऐसा। चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति, चित्त मतलब होता है मन, कि मेरे मन पर उनकी ये मधुर मूर्त चढ़ गई है। उर्विच आन अड़ी, उर मतलब होता है हृदय, उर्विच आन अड़ी, कि मेरे मन में उनकी मूर्ति मतलब फंस गई है, मतलब चढ़ गई है अच्छे से। तो ये क्या था, रेखांकित पंक्ति का भाव क्या है कि ऊर्जा क्षीण हो गई है, कोई रुचि नहीं रह गई है, कोई प्रकाश नहीं दिख रही है, हृदय में फंस गई है। तो फोर्थ ऑप्शन कि जो आपकी मूर्त है वो मेरे दिल में फंस गई है, वो बाहर नहीं निकलेगी, फोर्थ ऑप्शन आना था इसका।
और देखिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, हमें विश्वास था कि वह समाज सेवी भूकंप पीड़ितों के लिए धन देंगे, परंतु उन्होंने सहायता के नाम पर क्या किया। अब मुहावरे का चयन कीजिए। अब यहाँ पर आपको मुहावरे का सिंपल अर्थ नहीं पूछा गया, यहाँ पर आपको इनडायरेक्टली पूछा गया कि जैसे यहाँ पर एक तो आएगा कि परंतु उन्होंने सहायता देने के नाम पर सिर्फ हमें इनकार कर दिया, तो वहाँ पे क्या आएगा, आंखें बिछा दी, ये तो था बहुत ही हेल्प की। बाल की खाल निकाल दी, मतलब बहुत बारीकी से अन्वेषण किया, यहाँ पे नहीं आएगा। आग में घी डालना, गुस्से को और गुस्सा दिलाना, लेकिन अंगूठा दिखा दिया कि उन्होंने सहायता के नाम पे हमें अंगूठा दिखा दिया कि बिल्कुल ही मदद नहीं की, साफ इंकार कर दिया। तो डी ऑप्शन, इसी ऑप्शन आपका करेक्ट आना था। तो ऐसा नहीं कि आपको बस मुहावरा दे दिया जाएगा और अर्थ पूछा जाएगा, प्रश्न आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे 20 प्रश्न। आशा है कि आपको ये 20 प्रश्न अच्छे से पता चल गए होंगे, क्योंकि यही प्रश्न आपको पेपर में आ सकते हैं। अब आपसे हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जिसमें अगले 20 क्वेश्चन जो है EMRS के, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी टीचिंग परीक्षा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी नई नोटिफिकेशन होगी और जितने रीसेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे टीचिंग परीक्षा आपको लेकर आएगी यहाँ पर यूट्यूब पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।